हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। तो चलिए फिर से हम शुरू करते हैं DMRC की जो प्लेलिस्ट के अनुसार जो क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे, तो आज हम नेक्स्ट 21 से स्टार्ट करेंगे। आज फिर हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करिए, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है कि मैं आगे आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का। अ वी बेल्ट इज अ फिट फॉर एन, क्या ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का है? जो वी बेल्ट है फिट है वो किस में यूज किया जाता है? क्या क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, या क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में, या फिर क्वार्टर क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, या ओपन बेल्ट ड्राइव में? जो वी बेल्ट होता है, जो बेल्ट होते हैं आपके थोड़े वी शेप में होते हैं। इस शेप में जो बेल्ट होते हैं वो कौन सी ड्राइव में यूज किए जाते हैं? जो ड्रिल मशीन में आपने देखा होगा बेल्ट होती है, एक फ्लैट होती है, एक वी शेप में होती है। तो इसमें आपको बताना है वो कौन सी ड्राइव में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको ड्रिल मशीन में आपने देखे होंगे तो किस तरीके की ड्राइव प्रयोग की जाती है। क्या क्रॉस बेल्ट ड्राइव, या क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, या क्वार्टर क्रॉस बेल्ट ड्राइव, या फिर ओपन बेल्ट ड्राइव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वी बेल्ट जो होती है हमेशा ओपन बेल्ट ड्राइव में होती है। कौन सी बेल्ट ड्राइव में? ओपन बेल्ट ड्राइव। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग द एब्रेसिव ग्रेन ऑन द लैपिंग प्लेट इज कॉल्ड, यानी कि प्रोसेस बताना है आपको एम्बेडिंग द एब्रेसिव ग्रेन्स, यानी कि एम्बेड करना मतलब किसी के ऊपर, जैसे कि ये लैप है आपका, लैप मटेरियल है, इसके ऊपर आप अगर आप कोई पार्ट को लगा रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्बेडिंग का मतलब होता है किसी पार्ट को, किसी चीज़ पे कुछ चीज़ें लगाना। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? क्या लैपिंग कहेंगे, क्या चार्जिंग कहेंगे, या रबिंग कहेंगे, या फिक्सिंग कहेंगे? दोस्तों इसमें आप चार्जिंग और फिक्सिंग में आप लोग को डाउट लग रहा होगा। चलिए मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूँ। ये फिक्सिंग नहीं है, इसे फिक्सिंग नहीं बोलते हैं। कोई चीज़ पे अगर इम्बेड करना है किसी चीज़ को तो उस प्रोसेस को लैपिंग में बोलते हैं चार्जिंग। जैसे लैप होता है उसके ऊपर कोई चीज़ को इम्बेड करने के लिए यहाँ बोल रहे हैं तो उस प्रोसेस कहते हैं चार्जिंग। जैसे बोलते नहीं कोई चीज़ कि आप चार्ज हो जाओ, अगर आप वीक हो तो थोड़ा चार्ज हो जाओ। जैसे आप लेजी थोड़ा काम कर रहे हो तो घर वाले भी कभी पापा मम्मी बोलते हैं कि थोड़ा चार्ज हो जाओ, तो उसी उसी तरीके से यहाँ पे चार्जिंग इसे बोलेंगे कि उस लैब को चार्ज कर रहे हैं। अगर चार्ज करेंगे तभी तो वो मटेरियल को काट पाएगा, अगर चार्ज नहीं रहेगा तो कैसे काटेगा? तो इसलिए आपका आंसर चार्जिंग सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ अ बेवल प्रोटेक्टर इज, यानी कि ईच डिवीजन का वर्नियर स्केल में बेवल प्रोटेक्टर का पूछ रहा है। जो वर्नियर स्केल होती है बेवल प्रोटेक्टर में उसकी ईच डिवीजन का मान पूछ रहा है। क्या 5 मिनट होता है? ये साइन जो कॉमा वाले दे रहते हैं उसे 5 मिनट बोला जाता है। क्या 1 डिग्री 5 मिनट होता है, या 1 डिग्री होता है, या 1 डिग्री 55 मिनट? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर स्केल बेवल प्रोटेक्टर का आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 5 मिनट। द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज 5 मिनट होता है। दोस्तों बेवल प्रोटेक्टर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी हर बार पूछा जाता है। तो वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ बेवल प्रोटेक्टर इज 5 मिनट। इससे काफ़ी और क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ, काफ़ी वीडियोस इस पे भी आने वाले हैं। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी इसमें डीप स्टडी के बारे में ही बताऊंगा, हर एक चीज़ को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियोस आपको इसमें मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 24 नंबर का। इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग इज डन टू, नॉर्मलाइजिंग किस लिए की जाती है? क्या इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, या फिर इंक्रीज द ब्रिटेलनेस, क्या रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, क्या इंक्रीज द हार्डनेस? तो दोस्तों हमने पहले भी ऊपर भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन सेम फिर से रिपीट हो रहा है। इसका आंसर भी आपको उसी क्वेश्चन में छुपा था, रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस
इज डन टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ब्लॉक लेवल कैन बी यूज टू चेक ओनली वर्टिकल अलाइनमेंट, ओनली एंगुलर अलाइनमेंट, ओनली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, या बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो दोस्तों ब्लॉक लेवल जो प्रयोग किया जाता है वो क्या चेक करता है? क्या वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करता है, यानी कि वर्टिकली कोई चीज़ है तो उसका अलाइनमेंट चेक करेगा, या एंगुलर अलाइनमेंट या किसी एंगल पे है, किसी कोण पे बना है तो चेक करेगा, क्या बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट, या बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्या दोनों तरफ चेक करेगा। तो बताना ब्लॉक लेवल क्या प्रयोग करते हैं, किस लिए? बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यानी कि जो ब्लॉक लेवल होता है वो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे खड़ा करके ब्लॉक लेवल, चाहे तो आप ऐसे भी खड़ा करके यूज़ करते हैं, यानी कि बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो दोस्तों दोनों ही यूज़ कर सकते हैं हम, या राइट आंसर होगा बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट इन द सेम रो, यानी कि सेम रो ये दी गई है और ये एक रिविट है और ये दूसरी वाली। तो पूछ रहा है अगर सेम रो में ये रिविट लगी है तो इन एक रिविट के एक पॉइंट से दूसरे रिविट के एक पॉइंट की डिस्टेंस एडजेसेंट इन द सेम रो इज कॉल्ड, इस दूरी को क्या कहेंगे दोस्तों? क्या नॉमिनल रिविट्स कहेंगे, या जिगजॉग रिविट्स कहेंगे, क्या डायगोनल रिविट्स कहेंगे, या पिच ऑफ द रिविट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं टिक कर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कहीं पे, ये क्वेश्चन हर जगह आपसे पूछा जाने वाला है, फ्यूचर के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो पिच ऑफ द रिविट क्या बोलते हैं? पिच ऑफ द रिविट, एक रिविट से दूसरे रिविट की दूरी, और अगर सेम में दिया हुआ है तो इसका इसके बीच के डिस्टेंस जो रहता है ना उसको पिच ऑफ द रिविट बोलते हैं। तो दोस्तों ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपसे खुद डैश करके भी पूछ ले या फिर घुमा फिरा के भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिविट्स के बारे में अगर आपको और चीज़ें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रिविट के बारे में टेल टू पॉइंट, और ये टॉप पे दिया हुआ तो पूरा वीडियो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक एक डिटेल्ड चीज़ें बताऊंगा जो आपको यूट्यूब में मिलने ही नहीं वाली हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका है द कूलेंट यूज वाइल मशीनिंग कास्ट आयरन इज, जो कूलेंट आप यूज़ कर रहे हैं कास्ट आयरन में कौन सा कूलेंट यूज़ किया जाता है दोस्तों? क्या कैरोसिन यूज़ करोगे, या सॉफ्ट वाटर यूज़ करते हैं, क्या सोल्यूबल ऑयल, या फिर पेट्रोल? यानी कि पेट्रोल तो होगा ही नहीं दोस्तों, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा पेट्रोल कोई होते ही नहीं है। तो आप कंफ्यूज रहोगे, सोल्यूबल ऑयल हो सकता है, या सॉफ्ट वाटर हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है। तो इसमें कास्ट आयरन के लिए आप किस चीज़ को यूज़ करने वाले हो? इसमें आप यूज़ करने वाले हो, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ गलत दिया हुआ है, सोल्यूबल ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं। सोल्यूबल ऑयल का यूज़ माइल्ड स्टील पे यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन की बात आती है तो यहाँ पे ड्राई एयर का यूज़ करते हैं। क्या किसका चीज़ का यूज़ करते हैं दोस्तों? ड्राई एयर का। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो कास्ट आयरन के लिए आप ड्राई एयर का यूज़ करोगे। और कैरोसिन, कैरोसिन को कहाँ यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम में। किसमें दोस्तों? एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर रॉन्ग है, इसमें ऑप्शन इन्होंने नहीं दिए हैं, तो इसका आंसर होगा ड्राई एयर। कास्ट आयरन में कौन सा ड्राई एयर, शुष्क हवा, यानी कि कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, जो नॉर्मल हवा है वो उसी से हो जाता है। और ये क्यों ऐसा होता है? ये कास्ट आयरन होता है, इसमें फ्री ग्रेफाइट होते हैं, उसकी वजह से ये खुद में एक सेल्फ लुब्रिकेशन है। क्या है दोस्तों? सेल्फ लुब्रिकेशन। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और आगे की वीडियोस आपके में शो करने लग जाएंगे। तो अगर और वीडियोस आपको डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल कास्ट आयरन के बारे में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिटेल में मैं आपको इस चीज़ों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है 28 नंबर का। इमेजिन यू हैव टू कट थ्रेड ऑफ एल्यूमिनियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट विल यू यूज?
यानी कि एल्यूमिनियम के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे दोस्तों, जल्दी बताइए। सोल्यूबल ऑयल का, लॉर्ड ऑयल का, केरोसिन का, या वेजिटेबल ऑयल का। दोस्तों मैं इसका आंसर आप बता सकते हैं, क्या होगा, केरोसिन। पहले मैंने बताया हुआ है एल्यूमिनियम पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं दोस्तों, केरोसिन का। इमेजिन यू हैव टू कट थ्रेड ऑफ एल्यूमिनियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज, तो केरोसिन का यूज़ करेंगे। किसका, मिट्टी के तेल का यूज़ करेंगे हम दोस्तों, एल्यूमिनियम की अगर कटिंग वगैरह हमको करनी है, थ्रेड बनाने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर का, मल्टी पॉइंट टूल्स यूज टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल वी थ्रेड आर कॉल्ड। एक्सटर्नल वी थ्रेड के लिए कौन से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करेंगे, क्या टैप का यूज़ करेंगे, क्या रीमर्स का यूज़ करेंगे, या ड्रिल्स का यूज़ करेंगे, क्या चेजर्स का यूज़ करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, और उसमें वी थ्रेड कटेंगे, एक्सटर्नल वी थ्रेड दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होगा, चेजर्स। चेजर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिससे एक्सटर्नल वी थ्रेड को कट किया जाता है। अब चेजर के बारे में अगर आप दोस्तों और जानना चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे मेन डिटेल वीडियो हर एक पे आने वाली है, रिविट पे आएगी, चेजर्स पे आएगी, सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल सहित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफेक्टिव वेल्ड कैन रिजल्ट इन ग्रेव डैमेज टू। तो डिफेक्टिव वेल्ड होता है, यानी कि वेल्डिंग अगर आपसे ढंग से नहीं हुई है, डिफेक्ट आ गए हैं, स्पैटर्स आ रहे हैं, इंक्लूजन हो गया, स्लैग इंक्लूजन हो गया है, या फिर डीप कट बन गया है, तो दोस्तों ये किसको डैमेज करेगा, क्या मशीन डैमेज हो जाएगी, या वर्क पीस डैमेज होगा, या टूल डैमेज होगा, या मैन एंड मटेरियल, या आदमी या फिर पदार्थ पे डिफेक्ट आएगा। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। जैसा आप सोच रहे हो, मैन मैन के भी डिफेक्ट हो सकता है, पेनिट्रेट करते हुए उसके हाथ पैर या कहीं भी बाहर आके छटक के गिर जाए, या फिर उसके अगर चश्मा वियर नहीं किया हुआ है ब्लैक कलर का, तो हो सकता है उसकी आंखों में भी इसके कण जा सकते हैं, और मटेरियल तो डिफेक्टेड हो ही जाएगा, स्पैटर्स आ जाएंगे, इंक्लूजन आ जाएंगे। और एक बार वेल्ड अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो फिर कभी नहीं सही होती है। तो इसका राइट आंसर मैन एंड मटेरियल। किसको डैमेज देगा, मैन एंड मटेरियल को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल्डिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक पे डिटेल वीडियो आने वाली है, तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं नए नए वीडियोस इस पे लाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। 31 नंबर का, क्लियरेंस आर गिवन बिटवीन बोल्ट्स एंड होल्स इन असेंबली फॉर। क्लियरेंस जो दी जाती है बोल्ट्स और होल्स के बीच में, जैसे कि ये बोल्ट है और ये जो होल के बीच में हल्का सा डिफरेंस, मान लीजिए ये होल है आपका, ओ सॉरी 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 गड़बड़ बन गया। मान लीजिए ये एक होल है हल्का सा, वैसे में यहाँ पे आपको एक बोल्ट डाल दिया है, हल्का सा ये यहाँ पे है, तो ये किस लिए होल्स होते हैं, क्या लुब्रिकेशन के लिए है, क्या एडजस्टिंग फॉर स्लाइड अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट के लिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो एडजस्ट कर ले, या फिर मिनिमाइज द लोड ऑन बोल्ट, यानी कि बोल्ट पे कम लोड आए इसके लिए, या फिर ट्रैपिंग बर्ड्स डस्ट एक्सट्रैक्टर, यानी कि आप इस पे बर्ड्स और डस्ट, यानी कि यहाँ बर्ड्स और डस्ट डालने के लिए, तो आप देख रहे हो कि फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि बर्ड्स आपके होने ही नहीं चाहिए, बर्ड्स होंगे डस्ट होगी, तो यहाँ से तो ये टूल बेकार ही हो जाएगा फिर तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। एडजस्टिंग द स्लाइड मिस अलाइनमेंट, किस लिए, स्लाइड मिस अलाइनमेंट की वजह से होगा दोस्तों। आपके आंसर एक एक चीज़ आपको डिटेल वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो आप खुद ब खुद मेरे आंसर, मेरे क्वेश्चन से पहले, मेरे ऑप्शन देने से पहले आप आंसर बताने लग जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप थ्रेड, क्या BSW, या BA थ्रेड, या BSF, या BSP थ्रेड। तो बताइए दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप थ्रेड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लें BSW के बारे में, ये होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, और ये होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, BA थ्रेड। BSF को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। और ये BSP को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ये होता है पाइप थ्रेड। तो दोस्तों इसके पॉइंट एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वीडियो को
लाइक शेयर करते रहें, और नए नए वीडियोस में मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप थ्रेड का क्या होगा? BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ओ सॉरी सॉरी, ये 33 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। चलिए दोस्तों, द टाइप ऑफ जिग यूज फॉर लोकेशन फॉर्म फ्रॉम अ बोर इज द, एक जिग बतानी है जो कि यूज की जाती है लोकेशन फ्रॉम अ बोर इज द, क्या फोर्स जिग है, क्या वो बॉक्स जिग है, या सॉलिड जिग है, या ड्रिल जिग है? तो इस क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछ रहा है, द टाइप ऑफ जिग यूज फॉर लोकेशन फ्रॉम अ बोर, बोर से अगर लोकेशन लेनी है तो आप पोस्ट जिग का प्रयोग करोगे। कौन सी जिग का? पोस्ट जिग का प्रयोग करोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज टू कन्वर्ट, अब दोस्तों बात कर लें वेल्डिंग के क्वेश्चन के बारे में। तो ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस लिए यूज किया जाता है? क्या डीसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्या एसी मेन सप्लाई तो डीसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए, क्या एसी मेन सप्लाई इनटू एसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए, एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए, या डीसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? द राइट आंसर होगा आपका एसी मेन सप्लाई इनटू एसी वेल्डिंग सप्लाई। और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज टू कन्वर्ट द एसी की मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। दोस्तों एसी मेन सप्लाई क्या होती है, एसी वेल्डिंग सप्लाई क्या होती है, वेल्डिंग कैसे करते हैं, वेल्डिंग के क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, वेल्डिंग में क्या क्या बचाव है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इस सब की जानकारी मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टब एंड डिस्कार्डेड मस्ट नॉट बी मोर देन, यानी कि जो स्टब एंड होता है दोस्तों, अब स्टब एंड की बात कर लें तो मैं इसके लिए एक चीज़ आपको बता दूं, बोनस टिप है आज के लिए। ये होता है आपका इलेक्ट्रोड, ये होता है आपका इलेक्ट्रोड, ये देखिए, ये अब ये इलेक्ट्रोड होता है ऐसा, सॉरी फाइल जैसा लग रहा होगा लेकिन ये इलेक्ट्रोड, इसको मान लीजिए थोड़ी सी हल्का सा गड़बड़ हो गया है, डायग्राम सही से इसमें बन नहीं पा रहा है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया। अब देखिए स्टब एंड के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो स्टब एंड जहाँ पे इलेक्ट्रोड खत्म हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन होता है इसको स्टब एंड बोलते हैं, यानी कि ये खाली जगह होती है, यहाँ इलेक्ट्रोड वो नहीं भरे होते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसको स्टब एंड बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है जो स्टब एंड है यहाँ पे वो कितना, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? क्या 20 से 30 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 10 से 20 mm होना चाहिए, या 40 से 50 mm होना चाहिए, या 30 से 40 mm होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका 40 से 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका स्टेप एंड 40 से 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो इसका मतलब कुछ मटेरियल इसका गिर चुका है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उससे कम से आप नहीं कर सकते हो वेल्डिंग। तो ये 40 से 50 mm होना चाहिए, इससे कम नहीं हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये तो काफ़ी कम हो जाएगा मटेरियल, इसलिए 40 से 50 mm से ज़्यादा स्टब एंड खाली नहीं होना चाहिए। दोस्तों स्टब एंड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे वेल्डिंग पे लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की पोजीशन क्या रहेगी, एंगल क्या रहेगी, इस सब की जानकारी मैं दूंगा आपको। अगर आपको डिटेल वीडियो इसकी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन सब की डिटेल वीडियो आनी है, फुल्ली एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर माउंटिंग अ लेथ चक, लेथ चक को माउंटिंग करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? माउंटेड बाय पावर ओनली, मतलब पावर से ही माउंट कर दो। माउंटेड बाय हैंड ओनली, हाथ से ही लगा दिया जाके उसमें तुरंत। माउंटेड विद द हेल्प ऑफ हैमर, या फिर हैमर से ठोक के उसे लगाते हैं, फिट करते हैं। स्टार्ट इट विद हैंड एंड देन स्विच ऑन टू पावर एंड असेंबल टू द स्पिंडल नोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लेथ चेक को कैसे माउंट किया जाता था? माउंटिंग ऑफ लेथ चेक इज माउंटेड बाय हैंड ओनली, यानी कि हाथ से जाके आप इसे लगा देते हैं, यानी कि राइट आंसर है माउंटेड बाय हैंड। ये है आपका राइट आंसर, माउंटेड बाय
हैंड। राइट आंसर क्या है? माउंटेड बाय हैंड, माउंटेड बाय हैंड राइट आंसर आपका है। मतलब हाथ से जो डायरेक्ट लगा सकते हो आप। कोल्ड वर्किंग इज डन एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोल्ड वर्किंग होती है क्या? नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्या रूम टेम्परेचर पे, या फिर हाई टेम्परेचर पे? कोल्ड वर्किंग इज डन एट यानी कि कोल्ड वर्किंग किस लिए की जाती है, कौन से टेम्परेचर पे? क्या क्रिटिकल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, या हाई टेम्परेचर पे? तो कोल्ड वर्किंग और कुछ नहीं होता, ये रूम टेम्परेचर पे की जाती है। कोल्ड का मतलब ठंडा, ठंडे का मतलब ये नहीं होता है इसको फ्रीज में रख दिया। ठंडे का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि एक हॉट टेम्परेचर होता है, एक कोल्ड कोल्ड होता है। तो जो हॉट टेम्परेचर तो गर्म होगा, जाहिर सी बात है, जॉब गर्म है तो उस हालत में, या फिर फोर्जिंग वोर्जिंग भट्टी में यूज़ करके मारते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोल्ड वर्किंग, तो कोल्ड वर्किंग ऐसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रूम टेम्परेचर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, द इंक्रीज और डिक्रीज इन डायमीटर along द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड फॉर्म टूल, बेंड टूल, टेपर, या कंपाउंड स्लाइड? इंक्रीज और डिक्रीज इन डायमीटर along द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड, डायमीटर को इंक्रीज बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए सिलेंडर के, जैसे ये सिलेंडर है मान लीजिए, इसके साइड को कम कम करने, यानी डाया को कम करने, ये छोटा वाला डाया है, इसको कम करने या बढ़ाने के लिए ये टेढ़ा टेपर में चला जाता है। तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं दोस्तों? जैसे कि मेरे मुंह से निकल गया ये टेपर, यानी कि ये टेपर ही है भाई, ये ऐसे होता है, ये होता है, ये हो गया टेपर। एक साइड इसका एक डाया देखिए कितना छोटा है, एक डाया देखो कितना बड़ा बन गया भाई। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए टेपर में बन गया है, इसे बोलते हैं टेपर, यानी कि लेंथ एक तरफ बढ़ती है, एक तरफ डाया बड़ा होता है, एक तरफ छोटा होता है, तो वो टेपर बन जाता है। टेपर कैसे भी होते हैं ये देखिए, कुछ 5 mm, 0.2 mm, 3 mm तक के होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े टेपर होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है डाया में, तो उसको टेपर बोला जाता है। तो टेपर, स्टीप टेपर, बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक से एक वीडियो इसमें मिलने वाली है, आपको कभी भी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लिया ना तो यूं नौकरी लग जानी है भाई मेरे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन unintentional deposit of weld metal in the shape of small globules on the job surface alloy the weld is called, यानी कि कुछ ज़्यादा मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना के, जैसे ये मटेरियल है यहाँ पे कुछ ज़्यादा मटेरियल कुछ ज़्यादा एक्सेस में आ गया, तो ये पूछ रहे हैं तो किस वजह से आता है, क्या वेल्ड कट, या अंडर कट, या स्पैटर्स, या पोरोसिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर कट, स्पैटर्स और पोरोसिटी, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। इनका राइट आंसर होगा स्पैटर्स, अनइंटेंशनल डिपॉजिट ऑफ वेल्ड मेटल इन द शेप ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑन द जॉब सरफेस, यानी कि जॉब सरफेस है हल्का हल्का बहुत छोटे छोटे बनते हैं, ये वेल्डिंग के दौरान बन जाते हैं। करंट की जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये इनको स्पैटर्स बोलते हैं। और इनको साफ़ करने के लिए फिर आपको चीजल्स का यूज़ करना पड़ेगा, कोई जल्दी साफ हटते नहीं है, तो यहाँ पे ये होगा स्पैटर्स। वेल्डिंग के दौरान स्मॉल ग्लोब्यूल से छोटे छोटे बनते हैं, उसी को स्पैटर्स बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर्पज ऑफ क्लियरेंस एंगल इज टू अवॉइड ओवरहीटिंग, गाइड द चिप्स अवे, ब्रेक द लेंदी चिप्स, या प्रिवेंट द टूल रबिंग विद वर्क? तो जो क्लियरेंस एंगल जो आप देते हैं, जैसे कि ये आपका छेनी ले लीजिए, छेनी एक अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे छेनी बनेगा नहीं लग रहा है, ये छेनी होती है, छेनी का ये रैक एंगल, सॉरी ये ऐसे ही वीडियो, ये देखिए ये बन गया। यहाँ पे रैक एंगल का एक क्लियरेंस एंगल ये जो दिया रहता है नीचे वाला, इस एंगल को क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो ये क्लियरेंस एंगल दिया हुआ है किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ, प्रिवेंट द टूल रबिंग विद द वर्क, यानी कि टूल को रबिंग करने की, ये जो टूल है इतना गैप इसलिए दे देते हैं, ये वर्क पीस है, अगर इस पर टूल लड़ेगा, अगर ये एंगल नहीं दोगे तो ये लड़ने लगेगा, तो कटिंग नहीं हो पाएगी, इसके लिए क्लियरेंस देते हैं। तो इतनी क्लियरेंस देने से ये रहता है कि ये आराम से वर्क करता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट द टूल रबिंग विद वर्क, यानी कि ये रब नहीं करता, ये ऐसे होता है दोस्तों। ये इस तरीके से बने होते हैं, और ये टूल है,
और ये इतना गैप जो दे दिया ना, ये आपका टूल है और ये आपका वर्क पीस है, तो इसके बीच जो एक गैप दे दिया उसको आप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। और ये क्लियरेंस एंगल अगर नहीं होगा तो आपका टूल सही से इसमें कटिंग नहीं कर पाएगा। तो टूल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या है, रैक एंगल क्या है, टॉप रैक एंगल क्या है, ये सब इस चीज़ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज़ आपको क्लियर मिलने वाली है, वीडियो दर वीडियो आपको सब कुछ, रिवेट, ड्रिल, ये चीज़ल, रैक एंगल, टॉप रैक एंगल ये क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद, बाय।